हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी बड़े टाइम से वेट कर रहे थे कॉर्पोरेट न्यूज़ की, तो आज कॉर्पोरेट न्यूज़ आ गई है। एंड आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ में हमारे पास रहेजा डेवलपर्स को लेकर गुड़गांव से एक न्यूज़ है रेरा के अंदर। एंड फिर हमारे पास आज की न्यूज़ है, सबसे बड़ी न्यूज़ है जी को लेकर। फिर उसके बाद अदानी अदानी को लेकर भी न्यूज़ है। तो सबसे पहले आइएगा जी की न्यूज को आज हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, व्यूज तो बहुत देख लेते, तो चैनल सब्सक्राइब करते नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक लाइक भी कर लेना चाहिए यार, जिससे ना उत्साह मिलता है कि ओह चल पोपली चल, एक और बना, हफ्ते में 3 बना। मगर लाइक ही नहीं करते तुम लोग, तो इस वीडियो को लाइक का 1000 का टारगेट रखें। चलिए देखते हैं। अब जी की न्यूज सुनिएगा भाई साहब। कभी कभी ना, जब मैं इन टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए लोगों को लॉ की धज्जियां उड़ाते हुए देखता हूं ना, तो मुझे भी हैरानी होती है कि यार पूरा कंपनी लॉ यहाँ इस दिमाग के अंदर पड़ा हुआ है, मगर ये उस कंपनी लॉ में से क्या लूप होल निकालते हैं और कैसे बच के निकल जाते हैं। मतलब कमाल हो गई बात। अब स्टोरी सुनिएगा क्या हुआ। जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, इनकी एक डील हुई सोनी के साथ। मर्जर अनाउंस हुआ। उस मर्जर के अनाउंस होने के बाद जो कंपनी के आज के डेट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पुनीत गोयनका, जो कि भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक समय में से एक सुभाष चंद्र जी के बेटे हैं, जिनके पास कंपनी में आज के डेट में 4% की होल्डिंग है, उनके खिलाफ सेबी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कार्यवाही शुरू की। अब जब कार्यवाही शुरू हुई तो फिर सोनी, जापान वाले हैं भाई, वो इन चीज़ों में बड़े पार्टिकुलर हैं, तो सोनी ने शर्त लगाई कि ये डील तभी होगी जब पुनीत गोयनका एमडी से रिजाइन करेंगे। गोयनका साहब अटक गए कि मैं तो रिजाइन नहीं करूंगा। 4% की शेयर होल्डिंग वाला बंदा अटक गया, मैं रिजाइन नहीं करूंगा। और वो पूरी की पूरी $10 बिलियन की डील हो गई कैंसिल। मैं तब भी शॉक था कि मैंने कहा ये शेयर होल्डर्स भाई, तुम एक्शन लो ना यार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर तुम इसे रिमूव करो। बट किसी ने कुछ नहीं किया, हैरानी की बात थी। खैर, डील कैंसिल हो गई। अब फिर बीच में खबर आई कि शायद पुनीत गोयनका अब अपने आप को रीअपॉइंट नहीं करेंगे एमडी के रूप में आने वाली मीटिंग के अंदर। बट भाई साहब ने वो भी करवा दिया। ओले भाई। फिर बीच में एक खबर आई कि अदानी शायद जी को ले जाएं। वो भी अभी अफवाह ही चल रही है, कुछ कंफर्मेशन तो आ नहीं रहा। अब क्या हुआ? अब हुआ क्या कि आने वाली एजीएम, जो कि शायद 28 नवंबर को है, यहां पर कंपनी ने अनाउंस किया है, यहां पर पुनीत गोयनका ने अनाउंस क्या किया कि भैया मैं रीअपॉइंट होना चाहूंगा एज अ एमडी 5 साल के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल भी दे दी है। अब पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर महान है कि भाई तूने डील कैंसिल करवाई, कि भाई तेरे ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हैं, तो पहले पवित्र हो गया, बाद में आई हो। नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा अप्रूवल, कोई दिक्कत नहीं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब मैनेजिंग डायरेक्टर को अप्रूव करता है, उसके बाद वो प्रपोजल जाता है मेंबर्स के सामने। सेक्शन 196 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि मेंबर्स को फिर उसे अप्रूव करना पड़ता है। अब जब मेंबर्स के सामने ये अप्रूवल के लिए आना है, कब? 28 नवंबर को। इससे पहले ही कुछ प्रॉक्सीज फर्म्स होती हैं, यानी कि सारे मेंबर्स तो आते नहीं है मीटिंग में मेंबर्स की जगह कई प्रॉक्सीज होते हैं। तो उन प्रॉक्सी फर्म्स ने डिफरेंट मेंबर्स को नोटिस देना शुरू किया कि यही है वो जड़ जिसकी वजह से जी एंटरटेनमेंट का शेयर पिछले 1 साल में 50% तक गिरा है। अगर पुनीत गोयनका को एमडी से हटा दिया जाए तो हम बच निकलेंगे। यानी कि अब सारे शेयर होल्डर्स एक्टिव हो रहे हैं कि भैया इसको हटा डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो भाई अब जब पुनीत गोयनका ने देखा कि इसका एमडी पर रीअपॉइंटमेंट मुश्किल होने वाला है, तो बंदे ने क्या अगला स्टेप चला गजब का। इसने खुद ही रिजाइन कर दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से भाई साहब ने खुद ही रिजाइन कर दिया, मगर साथ में यह कह दिया कि मैं एमडी नहीं हूं, आज के बाद मैं सीईओ हूं। कौन? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए सेक्शन 196 में कोई अप्रूवल नहीं चाहिए मेंबर से। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के लिए आपको चाहिए क्या? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के लिए आपको चाहिए केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल। क्यों? क्योंकि आप की मैनेजरियल पर्सन, केएमपी का पार्ट होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको अप्रूव करता है। हद हो गई भाई साहब।
ये बोर्ड तो वैसे ही उसे रीअपॉइंट करके बैठा था मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, तो वो उसे सीईओ के रूप में क्यों मना करेगा? और इन्होंने एक और लॉलीपॉप साथ फेंका। वो लॉलीपॉप क्या था? वो लॉलीपॉप क्या है कि जी मैं अपनी सैलरी 40% सैलरी वेरिएबल्स के रूप में लूंगा, यानी कि जब मेरे टारगेट अचीव हो जाएंगे तभी लूंगा। सबसे बड़ी दिक्कत है कि कंपनी ड्रास्टिकली डाउन जा रही है, कंपनी का शेयर प्राइस 50% गिर चुका है, मगर बंदे की सैलरी इतनी ह्यूज है कि भारत के टॉप 20-25 एग्जीक्यूटिव्स में इन साहब की सैलरी आती होगी। और उसके बाद कंपनी डाउन जा रही है, लगातार डाउन जा रही है। अब साहब हमारे कह रहे हैं कि नहीं 40% अब मैं वेरिएबल के रूप में लूंगा और मैं आज के बाद सीईओ। ये तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा है राजशाही चल रही है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा और कोई राजा नहीं बनेगा, बिल्कुल वही हालात चल रहे हैं। और मेरे को हैरानी है बड़े बड़े शेयर होल्डर्स के ऊपर, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या तेल निकलवाने के लिए बैठे हैं यहां पर? मतलब उनमें से कोई भी विरोध नहीं कर रहा। जिस दिन खबर आई कि भाई पुनीत गोयनका ने एमडी के रूप में रिजाइन कर दिया है, मार्केट इतनी खुश हुई कि जी का शेयर 7% अप। फिर खबर आई कि नहीं वो सीईओ रहेंगे, शेयर फिर डाउन। कि ये हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। 28 नवंबर को मेंबर इनका फैसला लेने वाले हैं कि भाई तेरा करना क्या है। शायद मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहते हैं कि भैया सीईओ रखना ही नहीं है। वो अपने तरीके का यूनिक केस होगा, क्योंकि सीईओ के लिए शेयर होल्डर्स जजमेंट नहीं लेते, डिसीजन नहीं लेते। तो अब होगा क्या 28 तारीख को? देखो एजेंडा गया हुआ है, नोटिस गया था जब एजीएम का, तो नोटिस ऑफ एजीएम में लिखा है कि पुनीत गोयनका को एमडी के रूप में रीअपॉइंट करना है। अब लग गया पता कि भाई रीअपॉइंट तो हो नहीं सकते, बंदे ने रिजाइन कर दिया, तो ये एजेंडा अपने आप में खराब। अब जो सीईओ बने हो उसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल नहीं चाहिए, तो फिर तुम तो क्लियर कट बच निकले, क्योंकि अगर मीटिंग में जाते एमडी के रूप में मेंबर्स तुम्हें हटाते तो तुम परमानेंट हटते। बट अब तुम सीईओ के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए। बाय गॉड, मतलब क्या बेवकूफ बनाया यार पब्लिक को। मैं तो हैरान हूं इन चीजों पर, मतलब क्या यार कमाल हो गई। खैर अब 28 तारीख को पता लगेगा कि क्या होता है, मगर ये देखो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या गेमें खेली जाती है, कैसे कैसे गेमें खेली जाती हैं। अब आप कहोगे सीईओ सर होता कौन है सीईओ? तो सेक्शन 2 क्लॉज 18 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सीईओ को डिफाइन किया गया, और लिखने वाले ने भी ना भगवान झूठ ना बोला क्या डेफिनेशन लिखी है। वो कहता है डेफिनेशन के अंदर कि सीईओ वो व्यक्ति है जिसे आप सीईओ कहेंगे। वाह कसम से, तो सीईओ वो है जिसको सीईओ का डेजिग्नेशन मिलेगा। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सीईओ को हम एमडी या मैनेजर के रूप में पुकारते हैं, यानी कि एमडी का मतलब होता है कि जिसके पास सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी होती हैं, और मैनेजर का मतलब जिसके पास ऑल पावर ऑफ द मैनेजमेंट होती है। तो नॉर्मली हम सीईओ डेजिग्नेशन यूज करते हैं कंपनीज के अंदर एमडी के लिए या मैनेजर के लिए, बट ये लॉ में नहीं लिखा हुआ, ये तो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में व्यू चलता है। ठीक है, अब सीईओ की डेफिनेशन तो यही है बस कि हर वो व्यक्ति जैसे सीईओ कहोगे वो सीईओ है। तो यानी कि आपने इसे सीईओ कहा तो ये आज की डेट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। फिर कंपनी लॉ में सेक्शन 2 क्लॉज 51 के अंदर केएमपी की डेफिनेशन दी हुई है, की मैनेजरियल पर्सन। वहां की मैनेजरियल पर्सन के डेफिनेशन में सीईओ आ रहा है, तो इसका मतलब ये केएमपी होगा। यस बिल्कुल, ये केएमपी होगा। अब अगर केएमपी होगा तो केएमपी का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। लो जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। बंदा बच के निकलने का पूरा प्लान तैयार कर चुका है कि शेयर होल्डर के हत्थे नहीं आने वाला। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहेंगे, पावर्स भी सारी इन्हीं के पास रहनी है। पक्की बात है कंपनी कोई एमडी वगैरह अपॉइंट कर देगी, कोई पपलो टपलो। मुझे लगता है 28 तारीख को देखने वाली बात बनेगी कि क्या होता है। बट बंदे ने अभी तो क्या कंपनी लॉ का तेल निकाला है, मतलब मानना पड़ेगा। बट 28 तारीख को मैं इस खबर को दोबारा पकड़ूंगा कि होने क्या वाला है, अब क्या आगे होने वाला है। 28 तारीख को जो भी होगा शेयर होल्डर की मीटिंग में कुछ तो होना चाहिए। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, और अगर इन्होंने फिर भी ना किया ना तो ये म्यूचुअल फंड मेरी नजरों से गिर जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब एक बंदा जिसने 10 बिलियन डॉलर्स की डील कैंसिल कराई, भारत की सबसे बड़ी डील, एक बंदा जिसके कारण ये डील कैंसिल हुई, एक बंदा जिसके कारण शेयर प्राइस 50% जा रहा है नीचे, एक बंदा जिसके केवल जाने मात्र की न्यूज से शेयर प्राइस 7% अप कर गया। भाई उसके लिए कुछ कोई उसे हटाने को तैयार नहीं है यार। कमाल हो गई बात। चलो खैर आगे बढ़ते हैं।
अब शेयर होल्डर्स के पास ऑप्शन क्या क्या है वो पहले 28 तारीख की मीटिंग निकल जाने दो, फिर मैं बात करूंगा कि क्या क्या ऑप्शन है, कौन सा मेरी बात वो सुन रहे हैं अभी, तो फिर उनके पास हैं ऑप्शंस हैं कंपनी लॉ के अंदर, बट क्या क्या है पहले 28 तारीख को देख लें कि वो क्या उखाड़ते हैं, फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या उखाड़ सकते थे। चले जी, अगली है न्यूज अदानी को लेकर। ये कौन सा जी से कम चल रहा है मामला भाई, ये भी रोज के रोज नया मामला आता ही रहता है, आता ही रहता है। देखो जी, पिछली बार तो मैंने अदानी का पूरा सपोर्ट किया था हिंडनबर्ग के केस में, कि मैंने आपको यह भी कहा था कि भैया नहीं, अदानी भाई अपने देश का शेयर, अपने देश का बिजनेसमैन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी बुराइयां करने लग जाओगे। अब सवाल उठा सर आज आप क्या कहोगे। देखो जो इल्जाम लगा है ब्राइबरी का लगा है, कि ब्राइब देकर इन्होंने सोलर पैनल्स के कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं गुजरात के, राजस्थान के अंदर। अच्छा, मेरे को सबसे बड़ी कॉमेडी पता कब लगती है, जब ये बात आई सामने तो भारत की जो अपोजिट पार्टीज हैं तो उन्होंने जब कहना शुरू किया कि नहीं नहीं, देखा देखा अदानी ने रिश्वत ली है, अदानी ने रिश्वत ली है। अब दिक्कत ये है कि जहां पे ली है वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पे तो सरकार किसी और की है, तो फिर आप ही कह रहे हो कि रिश्वत ली है। अब ये कमाल हो गई बात, अब मैं क्या कहूँ, आगे खुद समझदार हो। बट फिलहाल अब हुआ क्या, आगे मामले को लेके जाते हैं। तो अदानी ने यूएस के अंदर जब पैसा रेज किया इन्वेस्टर से, तो वो पैसा रेज करते हुए इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन की कि भैया हम कॉन्ट्रैक्ट अपने दम पे लेते हैं, तो ये तो वो तो यूएस के लॉ तो बड़े स्ट्रांग हैं, तो उन्होंने कहा जी ये मिस इन्फॉर्मेशन है और प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया आपने, तो इसलिए हमारे कानून के मुताबिक तो आप दोषी हो। अच्छा, ये यूएसए की इन्वेस्टिगेशन काफी टाइम से चल रही थी, अदानी को पता था, अदानी एंटरप्राइज को पता था कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट ये बात उन्होंने सेबी को भी नहीं बताई। अब वहां के जो कोर्ट में अब जो प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी वो तो होंगी यूएस के अंदर, बट मीनवाइल यहाँ इंडिया के अंदर भी सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि अदानी साहब ऐसा तुमने क्यों किया, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि यूएसए के अंदर भी तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि होगा क्या मैं बताता हूं, होगा ये कि अदानी निकल तो जाएंगे इससे, बट ये ठीक है कि एक अगेन झटका दोबारा इन्हें लगा है, और मुझे लग ये रहा है कि कोई ना कोई ऐसा है जो इनके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ा जरूर है। अच्छा कैसे, देखो जब एफपीओ आने वाला था, फर्दर पब्लिक ऑफर अदानी एंटरप्राइज का, उसी टाइम अचानक न्यूज आती है हिंडनबर्ग की। अब कंपनी का इस हफ्ते डेट इशू होने वाले थे, डिबेंचर्स, जिस टाइम डिबेंचर्स इशू होने वाले थे कंपनी डिबेंचर से पैसा रेज करने वाली थी, अचानक ये खबर आ गई। कोई ना कोई यूएसए में बैठा है जो कि साहब के अगेंस्ट काम तो कर रहा है, बट मुझे फिर भी लगता है कि ट्रंप के आने के बाद यूएसए में जब सत्ता का हस्तांतरण होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनेगा यूएसए में, जो कि आज के डेट में नहीं है, और आज के डेट में तो एक भूल भुलैया वहां का राष्ट्रपति है। तो फिर अदानी को जरूर कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और एक और बात बताऊं, हम लोग चिल्लाना तो शुरू कर देते हैं कि अदानी ने रिश्वत दी। कोई ऐसा बिजनेसमैन बताओ मुझे जो कि टॉप लेवल पे पहुंचा हो और जो ये काम किए बिना पहुंचा हो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ये और बात है कि ये नजर में आ गए, ये पकड़ में आ गए, हालांकि ये केस लड़ रहे हैं तो आगे चलकर देखेंगे, बट फिर अगेन अपने देश के बिजनेसमैन पे विश्वास रखना सीखो। कोई भी विदेशी कंपनी भी, अगर आप वॉलमार्ट जैसों की भी बात करोगे ना, वॉलमार्ट के ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं लेबर लॉ में, जहां वो बंधुआ मजदूर के रूप में लोगों को काम कराती है, वॉलमार्ट जैसी कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर अपने देश की कंपनी की, अपने देश के बिजनेसमैन की रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर विदेशी बुराई करते हैं तो जरूरी नहीं हम उनसे आगे बढ़े। मैं अभी भी यही कहूंगा कि ठीक है, चांसेस यही हैं, मुझे भी यही लगते हैं कि अदानी अब 1-1.5 साल के अंदर इस इल्जाम से बरी हो जाएंगे, खासकर ट्रंप आने के बाद, जब बिजनेस फ्रेंडली वहां पर माहौल क्रिएट होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज हमारी, अब आज की इस न्यूज से भी मैं बड़ा दुखी हूं भाई साहब। रेरा, आप जानते हो कि रियल एस्टेट का रेगुलेशन एक्ट है जो लाया गया, किस लिए लाया गया? ताकि रियल एस्टेट में बायर्स का भला किया जा सके। अब बात ठीक है, गुड़गांव के अंदर पिछले कुछ समय से जो सबसे महंगी मार्केट, भाई साहब मुंबई के किसी महंगे एरिया से भी मार्केट महंगी आज के डेट में गुड़गांव की है।
अब गुड़गांव में कुछ बिल्डर जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो धज्जियां उड़ा रहे हैं इन्वेस्टर्स की, भाई गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट किसी ने करना हो सोच समझ के करना, किसी बिल्डर के अंदर, चाहे वो M3M नाम हो। रिसेंटली कई इन्वेस्टर्स का पैसा अपनी मर्जी से लौटा दिया, मतलब आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए दिया है, 3 साल बाद उन्होंने 10 लाख रुपए वापस कर दिया। 3 साल बाद जब वो 10 लाख रुपए 30 लाख हो चुका है तो उन्होंने 10 लाख वापस कर दिया इन्वेस्टर्स का। तो कई धरने वहां M3M में हो रहे हैं। फिर आज की डेट में रहेजा, जो कि अगेन बहुत बड़े डेवलपर्स में से गुड़गांव मार्केट में आता है। अब इन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट के अंदर लोगों से पैसा लिया, प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लेकर डाइवर्जन ऑफ फंड किया और फिर इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। अब इन्वेस्टर्स ने केस किया कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में। अब बैंकरप्सी कोड में कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। अब लॉजिकली क्या था कि कंपनी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू हुई है तो कंपनी को कटघरे में डालकर कंपनी के सारे प्रोजेक्ट पर रोक लगाकर पहले पैसा रिकवर किया जाना चाहिए जो कंपनी ने और प्रोजेक्ट से कमाया है। परंतु एनसीएलटी ने एक नायाब डिसीजन लिया है। वो डिसीजन क्या है, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बाकी सारे प्रोजेक्ट साइड पे रखो, जिस प्रोजेक्ट में डिफॉल्ट हुआ हम उस प्रोजेक्ट को अलग देखेंगे और केवल वही प्रोजेक्ट जो है वो लिक्विडेशन में जाएगा। ये क्या बात है यार, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में तो ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी कि आप रियल एस्टेट में सेपरेट सेपरेट प्रोजेक्ट को अलग अलग देखोगे, अलग अलग कंपनी मान के चलोगे। डिफॉल्ट डेवलपर ने किया है और आप सेपरेट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो। इससे तो बायर का नुकसान होगा, इससे तो रियल एस्टेट से लोगों का विश्वास उठ जाएगा यार। क्योंकि आप मान लीजिए किसी डेवलपर्स में इन्वेस्ट करते भी हैं तो उसके 50 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो 51वें में अगर डिफॉल्ट करता है तो 51 के लिए उसे अलग मानोगे। भाई इससे तो 50 जो प्रोजेक्ट में प्रॉफिट है उसे एडजस्ट करो ना, लोगों का भला करो ना। सैकड़ों लोगों का कोई नहीं सोच रहा है, एक डेवलपर का सोच रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। कोर्ट के डिसीजन भी कई बार समझ से परे होते हैं, बट अगेन वो इतने समझदार लोग हैं कि उनको क्या सजेशन दें। फिलहाल अब आप एक क्वेरी आपके दिमाग में ये भी आ सकती है कि सर आपने पिछली बार कॉर्पोरेट क्लिपिंग के अंदर कहा था कि आप आईपीओ के ऊपर सजेशन दोगे, तो एनटीपी से ग्रीन आया, आपने नहीं दी। भाई मैं जानबूझकर नहीं आया आईपीओ के ऊपर इस बार गाइडेंस देने के लिए, क्योंकि जिस दिन इसका आईपीओ शुरू होना था उससे एक दिन पहले ही यूक्रेन ने वो जो स्टॉर्म मिसाइल्स थी यूके वाली, वो रशिया के ऊपर दे मारी थी। रशिया ने फिर उसके बाद हमला करना ही करना था। तो हालात मुझे थोड़े अजीब लग रहे थे, बट अब लग रहा है थोड़ा सा काम डाउन हुआ है, थोड़ा सा काम डाउन हुआ है। तो अब जो भी आईपीओ आएगा, भगवान भला करे और ऐसा काम डाउन रहे, क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं तो मैं कैसे कह दूं कि हाँ जी नहीं इन्वेस्ट करो ना करो, मैं कैसे कह दूं, मैं कैसे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करूं। तो इसलिए मैंने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि मार्केट थोड़ी खतरनाक थी, तो इसलिए आईपीओ के ऊपर मैंने कोई डिस्कशन नहीं की। बट अब कोई भी आईपीओ आएगा तो उसके ऊपर मैं करना शुरू करूंगा, ठीक है जी। अब क्योंकि थोड़े से स्टेबल लगने शुरू हो गए हैं। तो चलिए जी, आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ यहीं पर ख़त्म करते हैं और ऐसे ही अगली कॉर्पोरेट न्यूज़ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।